नमस्कार साथियों। आज हम सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी प्रश्नों की जो संख्या है वो लगभग 15 से 20 होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, राजस्थान में कंप्यूटर संगणक व एएसओ की पोस्ट आने वाली है, साथ ही स्टैटिकल ऑफिसर की भी पोस्ट आने वाली है। तो उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो इन कंपटीशन एग्जाम में केवल स्टेट्स और बहुत से रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स पर एक प्रॉपर जो सीरीज़ है वो निकाली जाएगी, जिसके आधार पर आप उन क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं जिनकी इन सभी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आइए ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सांख्यिकी विषय में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है गुणात्मक संबंध, मात्रात्मक संबंध, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सांख्यिकी विषय में जो उपयोग किया जाता है वह गुणात्मक संबंध व मात्रात्मक संबंध के का दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा साथ ही बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और ट्राई स्क्वायर टेस्ट। तो इन सभी टेस्टों के माध्यम से हम गुणात्मक व मात्रात्मक संबंधों के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सांख्यिकी विषय में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के संबंधों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पूछा गया है कि व्यतिक अवलोकनों का निम्न में से किससे लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। तो दोस्तों, जब हम व्यतिक अवलोकन करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज जब हम लेते हैं, तो उसमें कि निम्न में से किसके लिए विचलनों का योग शून्य होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गुणोत्तर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है, या बहुलक से होता है, या माध्यिका से होता है, या समांतर माध्य से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, समांतर माध्य। दोस्तों, जब आप समांतर माध्य के बारे में स्टडी करते हो, उस सिचुएशन में जो व्यतिक अवलोकन है उनसे लिए गए जो विचलन है, जब हम हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज एच वैल्यू होती है, जब हम डी निकालते हैं तो एच माइनस एच बार निकालते हैं। दोस्तों, हम डी को एच माइनस मीडियन से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम डी को एच माइनस बहुलक से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम गुणोत्तर माध्य से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, पर जब इनका जब विचलन लिया जाता है तो समीशन जो डी है वो 0 नहीं आता है, जबकि एच माइनस एच बार से निकाला गया जो डी है उनका जब जोड़ करते हैं समीशन डी तो उनका मान 0 आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। जब हम प्रॉपर समांतर माध्य के बारे में जब अलग से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो समांतर माध्य के गुण धर्म के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, असतत संबंधों के वर्गीकरण को सतत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दोस्तों, तो जब असतत संबंध होता है, अब दोस्तों यहाँ पर जब इंडिविजुअल सीरीज होता है तब उस समय डेटा में को जब एच वैल्यू प्रेजेंट करते हैं तो हम इंडिविजुअल सीरीज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, कि जैसे मान लो H1 वैल्यू है, H2 वैल्यू है, H3 वैल्यू है, H4 वैल्यू है इंडिविजुअल रूप से। पर इसको यदि हम डिस्क्रीट सीरीज में हम डिनोट करते हैं तो H1 डेटा यानी सेम वैल्यू कितनी बार है वो फ्रिक्वेंट हुई है या उसकी बारंबारता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में जब हम डेटा लेते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो दोस्तों, जब हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो कंटिन्यूस सीरीज में एक रेंज माउंट होती है, जैसे 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30। तो दोस्तों, ए सीरीज तो ये होती है जब कंटिन्यूस सीरीज में जब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होती है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज की एग्जाम्पल है। और दोस्तों, जब इंक्लूसिव सीरीज का जब डेटा हम लेते हैं कंटिन्यूस फॉर्म सीरीज में,
तो इसमें हम लिखते हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस प्रकार से चलता है। जिसमें इंक्लूसिव सीरीज़ का मतलब होता है कि जो इस वर्ग अंतराल है इसमें जो ऊपर की जो सीमा 9 है वह इस वाली सीरीज में ही काउंट होती है, और यहाँ पर जब है वो काउंट 10 हो रहा है और साथ में 19 भी इसी में काउंट हो रहा है। तो दोस्तों जब असतत सीरीज होती है उस समय उसको सतत बनाने का यहाँ पर पूछा गया है कि असतत समन के दिए गए हैं, यानी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इंडिविजुअल सीरीज के डेटा वो दिए गए हैं। तो वहाँ पर असतत समन को जब सतत बनाया जाता है तो हम जो निम्न सीमा है, जैसे दोस्तों 0 से 9 है, तो जब हम इसको सतत बनाते हैं तो यहाँ पर 0 में से हम घटाते हैं 0.5, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसके साथ ही जो ऊपर की जो सीमा होती है उसमें हम प्लस करते हैं 1/2 या 0.5 ऐड करते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका 1/2 क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में अलग से कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर केवल 1/2 के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वर्ग की निचली सीमा में से 1/2 घटाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि निचली सीमा में से तो हम -1/2 करते हैं, पर इसके साथ ही हम ऊपर की जो सीमा है उसमें ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन है वो अधूरा है। दूसरे यदि ऑप्शन की बात करें दोस्तों, वर्ग की ऊपरी सीमा में से 1/2 घटाते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम 9 + 1/2 कर रहे हैं, यानी ऊपरी सीमा में ऐड कर रहे हैं, न कि घटा रहे हैं। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो वर्ग की निचली सीमा में से 1/2 घटाते हैं तथा ऊपरी सीमा में 1/2 जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि निचली सीमा में से तो हम 1/2 घटाते हैं और दोस्तों ऊपरी सीमा में 1/2 ऐड करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, वर्ग की निचली सीमा में 1/2 जोड़ते हैं और यहाँ 1/2 घटाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ जब आपको ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पर जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं या एग्ज़ाम में जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो दोस्तों सी और डी ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, निचली सीमा में 1/2 घटाते हैं और ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ असतत समन के बारे में दिया गया है, पर जब हम मान लीजिए कि सतत श्रेणी में भी जब इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में जब चेंज करते हैं, तो दोस्तों सतत सीरीज में जब हम 0 से 9, 10 से 19 लिखते हैं, तब तो हम क्या करते हैं, इसमें +1/2 और +1/2 और यहाँ 1 - 2 घटाते हैं, तो ये 0.5 9.5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो 10 है इसमें से 1/2 घटाते हैं, तो दोस्तों यहाँ 9.5 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ ऊपरी सीमा में जब जोड़ करेंगे तो 19.5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो 1/2 हम ऐड कर रहे हैं और घटा रहे हैं। पर दोस्तों यदि ये क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए कि 0 से लेके आपके पास में 8 यदि दे दिया जाए और यहाँ आपको 11 से लेके आपको 18 दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है, आपको यहाँ पर जो अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है और पहले वाले वर्ग की अपर सीमा है उसको ध्यान में रखना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ 11 - 8 है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो दोस्तों यहाँ इसको 3 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो 1.5 आ रही है। तो दोस्तों यहाँ 0 में हम 1.5 घटाएंगे और यहाँ हम 1.5 ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ 11 में से भी 1.5 माइनस करेंगे और यहाँ हम प्लस ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 9.5 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 9.5 हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1/2 ही ऐड करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में टेबल दी हुई होती है उस टेबल के पहले वाले जो वैल्यू है, वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर उसकी अपर सीमा और यहाँ अगले वाले जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा में डिफरेंस के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला होता है
जब हम किसी भी असतत श्रेणी संबंध को हम सतत संबंध बनाते हैं या सतत संबंध में इंक्लूसिव सीरीज को यदि एक्सक्लूसिव सीरीज में हम कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हमें जो ऊपर की जो सीमा है उसकी लोअर लिमिट में से हम निचले वाली जो वर्ग अंतराल है उसकी अपर लिमिट को घटाते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसमें 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ हमें रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ समझने की ज़रूरत है। यदि एग्जाम्पल में यदि कुछ अलग दे दिया जाता है तो कहीं आप 1/2 ऐड करके और 1/2 घटा के उसको क्वेश्चन को सोल्व न कर लें। इसमें आपको ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ 4th क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रेक्षणों की 2 स्वतंत्र श्रेणियों की तुलना करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा माप अधिकतम उपयुक्त होगा। तो दोस्तों जब यदि हमारे पास में 2 सीरीज दी गई है, 2 प्रेक्षण दिए गए हैं तो उसमें 2 स्वतंत्र श्रेणियां हैं, यानी H सीरीज मान लीजिए H सीरीज है और A सीरीज Y सीरीज है। तो यहाँ H और Y सीरीज में यदि तुलना करना चाहें, दोनों में कंपैरिजन करना चाहें तो निम्नलिखित में से कौन सा माप है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों माध्य विचलन की बात करें तो यहाँ यदि H वैल्यू और Y वैल्यू दी हुई है और इसका यदि जो सीरीज हमें डेटा दिया हुआ है यदि उसका माध्य विचलन निकालें और इसका यदि माध्य विचलन निकालें तो दोस्तों इन समंकों के आधार में यदि परिवर्तन है, यदि H वैल्यू की जो संख्याएं हैं वो यदि छोटी है Y वैल्यू से तो यहाँ पर माध्य विचलन में डिफरेंस आएगा। दोस्तों यदि प्रमाव विचलन की बात करें तो प्रमाव विचलन में भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ एक कंपैरिजन करने लायक कोई टेबल नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर जो डेटा दिया जाए और यहाँ यदि डेटा दिया जाए तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 या समथिंग वैल्यू दी हुई है और यहाँ हज़ारों में यदि वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा माध्य विचलन और प्रमाव विचलन का तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। दोस्तों प्रसार का भी डिफरेंस आएगा। प्रसार की जो वैल्यू होती है वो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू निकाल देते हैं तो प्रसार निकल के आता है। तो इस प्रकार से जब बड़ी वैल्यू होगी तो डिफरेंस भी बड़ा आएगा। तो यहाँ पर प्रसार में भी हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन उपयुक्त नहीं होगा। तो दोस्तों विचरण गुणांक जो होता है वह जब 2 सीरीज में हम तुलना करते हैं, 2 श्रेणियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जब उनमें कंपैरिजन यदि करना हो तो विचरण गुणांक को काम में लिया जाता है। तो दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में कि यदि BYH -0.4 है, BHY -0.9 है तो RHY का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिगमन गुणांक दिया गया है, रेडिएशन कोफिशिएंट दिया गया है, इसमें हमें कोरिलेशन निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, R बराबर √BHY इंटू BYH। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंटू को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि फॉर्मूले में देखें तो √-0.9 इंटू -0.4। दोस्तों यहाँ पर यदि आप भाई न्यूमेरिकल के हिसाब से यदि आप इसको फाइंड आउट करते हो तो ये माइनस और माइनस कन्वर्ट होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम कोरिलेशन निकालते हैं रेडिएशन कोफिशिएंट से तो यदि दोनों कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू की जो साइन है वो दोनों सेम होते हैं। दोस्तों यदि प्लस दिया हुआ है, BYH प्लस में है तो BHY भी प्लस में होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर एक वैल्यू यदि नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसका जो रूट है वो काल्पनिक √-1 बच जाएगा अंदर। तो इसलिए उसकी कोरिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जब BYH माइनस में है और BHY भी माइनस में है तो यहाँ पर कोरिलेशन भी माइनस की वैल्यू में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये माइनस माइनस चिन्ह मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएगा और यदि प्लस में है तो अंदर की वैल्यू है वो प्लस में हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर इन चिन्ह को हम हटा दें तो 0.9 इंटू 0.4 तो यहाँ पर 0.36 रूट हो जाएगा और इसका यदि रूट निकालेंगे तो 0.6 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ BYH और BHY दोनों ही नेगेटिव वैल्यू में दिया गया है
तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा और वैल्यू रहेगी 0.6। तो आंसर हो जाएगा R बराबर -0.6। तो दोस्तों आंसर हमारा रहेगा B 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का होता है। तो दोस्तों अभी जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था R बराबर √BHY इंटू BYH। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिगमन गुणांक है यहाँ पर BHY और BYH है। तो दोस्तों इसका जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, यह है गुणोत्तर माध्य है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर BHY प्लस BYH अपॉन 2 होता तो वह समांतर माध्य हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होकर उसका रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा गुणोत्तर माध्य। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो परमाप विचलन प्रभावित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर परमाप विचलन के बारे में पूछा गया है। तो परमाप विचलन जो दोस्तों प्रभावित होता है, क्या मूल परिवर्तन से प्रभावित होता है, पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है, या दोनों से प्रभावित होता है, या दोनों से ही प्रभावित नहीं होता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उस सिचुएशन में जो परमाप विचलन है वो मूल परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, जबकि पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो दोस्तों मूल परिवर्तन का मतलब होता है कि जब हम एच वैल्यू में दी गई है और इसकी जो वैल्यू दी गई है उससे हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और इस वैल्यू में यदि हम कुछ कांस्टेंट राशि ऐड करें या माइनस करते हैं और उससे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालें तो यह दोनों सेम आता है। पर दोस्तों ये तो है मूल परिवर्तन की बात है, जब हम किसी सीरीज में हम कांस्टेंट राशि ऐड करें या घटाते हैं। पर दोस्तों यदि किसी सीरीज में यदि हम किसी कांस्टेंट राशि से डिवाइडेशन करें या किसी जो सीरीज है उसको यदि कांस्टेंट राशि से यदि मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो उससे परमाप विचलन के जो आंसर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ एच जो सीरीज से हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और जो इनके द्वारा जब पैमाने में परिवर्तन आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालेंगे तो दोनों में परिवर्तन आता है। तो इसलिए जो यहाँ पूछा गया दोस्तों परमाप विचलन प्रभावित होता है, तो यह पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पूछा गया कि सहसंबंध गुणांक की जो सीमाएं हैं मूल्य की वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों जो कोरिलेशन है वो -1 से या तो इससे बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, इससे बराबर, या 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, या इसको इस तरीके से भी पूछा गया जैसे दोस्तों यहाँ पर कि -1 के बराबर और +1 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ जो रेंज अमाउंट हो रही है वो सी ऑप्शन में करेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों से है वो यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन में यदि मान लीजिए कभी ये देखने को मिले तो आपको आंसर ये करके आना है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है वो -1 +1 के बीच में दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी है। पर दोस्तों इसका ऑप्शन आपको यदि ये देखने को मिले तो यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि -1 से बड़ा या बराबर हो सकता है कोरिलेशन, और a से छोटा या बराबर हो सकता है। कई बार दोस्तों यहाँ r बराबर +1 और -1 भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस के आधार पर आपको जो आंसर है वो राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें, यहाँ पूछा गया कि खुले सिरे के जो वर्ग अंतराल की स्थिति में अपकिरण का उपयुक्त माप है। तो दोस्तों जब हम अपकिरण निकालते हैं और जब सिरे खुले हुए हो, यानी पहले कुछ वैल्यू नहीं दी हुई होती है और बाद वाली जो वैल्यू है वो नहीं दी हुई होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 0 से 10 के रूप में जब रखते हैं तो ये बंद जो है सिरा कहलाता है। पर यदि मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है पहले दी हुई नहीं है, यहाँ आपको केवल से कम दे दिया, मान लीजिए 10 से कम। अब 10 से कम कितना भी हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 10 है इससे जो नीचे की जो सीमा है वो दी हुई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये खुला सिरा कहलाता है। तो यहाँ जब खुले सिरे यदि दिए गए थे किसी भी सीरीज में, तो यहाँ पर अपकिरण का जो माप निकालने के लिए कौन सा माप सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें विस्तार की, तो दोस्तों विस्तार निकालने के लिए हमें
अपर लिमिट और लोअर लिमिट की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की ज़रूरत होती है। माध्य विचलन जब निकालते हैं तब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, पर जब चतुर्थक विचलन निकालते हैं दोस्तों तब हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अलग से हम चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको हम देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर चतुर्थक जो विस्तार है वो इंगित करता है। तो दोस्तों इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इंटर क्वार्टाइल डेविएशन में हम जब निकालते हैं तो दोस्तों जो बीच जो श्रेणी दी हुई होती है उसके जो बीच के 50% है उनके डेटा की विचरणशीलता को देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन, श्रेणी के बीच में 50% की विचरणशीलता। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं श्रेणी के प्रथम 50%, तो यहाँ प्रथम की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ बीच की है। तो प्रथम नहीं आएगा, अंतिम नहीं आएगा और संपूर्ण श्रेणी नहीं आएगा। संपूर्ण श्रेणी की जब केंद्रीय परिवर्ती को जब दोस्तों हम फाइंड आउट करते हैं तो उस सिचुएशन में हम जो निकालते हैं वो आप समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करते हो। तो यहाँ पर समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक के बारे में स्टडी करते हो तो संपूर्ण श्रेणी की केंद्रीय परिवर्तियों को आप ध्यान में देते हो। और जब श्रेणी क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा फलन सत्य है। तो दोस्तों सत्य फलन के बारे में पूछा गया है। पहले ऑप्शन ए की बात करें, अनुसूची बनाना एक कला नहीं है। तो दोस्तों अनुसूची बनाना एक कला है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। दोस्तों सेकंड बी ऑप्शन देखें, प्रश्नावली का जो पूर्व परीक्षण है कभी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण हमेशा किया जाता है जब हमें उसे स्टैंडर्ड प्रश्नावली बनानी हो। तो दोस्तों यहाँ पूर्व परीक्षण किया जाता है, तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया कि वह प्रश्न जिसमें उत्तर के लिए कोई विकल्प दिया जाता है खुला प्रश्न कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब उत्तर के लिए यदि कोई विकल्प दिया जाए तो यहाँ पर जो विकल्प दिया जाता है वह खुला प्रश्न नहीं बंद प्रश्न कहलाता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बात करें, प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में हो प्राय अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रश्न है जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाएं तो उनको प्राय अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इससे जो उत्तरदाता है उसको सहूलियत रहती है, आसानी रहती है उत्तर देने में। यहाँ पर यदि हम कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन की बात करें तो जो क्वेश्चन हाँ या ना में दिए जाते हैं उनकी कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा भी या रिजल्ट बनाने में कंप्यूटर है उनके द्वारा भी हेल्प दी जा सकती है। इसलिए डी ऑप्शन वो सत्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर इस सी क्वेश्चन को यदि आप ढंग से अध्ययन करते हो तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि एक प्रश्न जिसके उत्तर के लिए कोई विकल्प दिया जाता है तो वह बंद प्रश्न कहलाता है, खुला प्रश्न नहीं कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास में शेष रह जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि बात करें तो यहाँ दिया गया है कि किसी काल श्रेणी के रैखिक उपनति को प्राप्त करने के लिए बहुपद की उपयुक्त डिग्री होती है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी काल श्रेणी में रैखिक उपनति को प्राप्त करने के लिए केवल एक बहुपद की डिग्री होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बहुपद होता है उसकी जो डिग्री होती है उसकी फलन क्या होता है, वह 8 डिग्री का फलन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है वो ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर पूछा गया कि फिशर के जो आदर्श सूचकांक है उसके बारे में कहा जाता है। आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया यह केवल समय उत्तरकार्यता परीक्षण को पूरा करता है। बी ऑप्शन दिया गया यह केवल तत्व उत्तरकार्यता परीक्षण को पूरा करता है। सी ऑप्शन दिया गया यह समय व तत्व उत्तरकार्यता परीक्षणों को पूरा करता है, या दोनों को पूरा नहीं करता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह समय व तत्व उत्तरकार्यता परीक्षण को पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर
सी हो जाएगा। जब हम फिशर के सूचकांक के बारे में जब दोस्तों अध्ययन करेंगे तो समय व तत्व उत्क्रमणता परीक्षण क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि 14 क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि परिमाप विचलन 4 और पदों की संख्या 10 तथा पदों का योग 160 हो तो विचरण गुणांक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विचरण गुणांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है, तो दोस्तों विचरण गुणांक निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन समांतर माध्य इंटू 100। पर दोस्तों यहाँ हमें दिया गया है वह है कि जो पदों का जो योग है वो 160 है और पदों की संख्या 60 है। तो दोस्तों समांतर माध्य निकालने के लिए समीशन h अपॉन n करते हैं। तो यहाँ जो पदों का जो योग दिया गया वो 160 यानी समीशन h दिया गया 160 और अपॉन n 10 दिया गया है। तो दोस्तों समांतर माध्य 16 है। तो दोस्तों यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4 है, समांतर माध्य है वो 16 है और इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर 4 और यहाँ पे 25। तो दोस्तों 25%, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह है 25%। तो दोस्तों विचरण गुणांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि पदों की संख्या और यहाँ पदों का योग दे दिया गया है। तो दोस्तों जो विचरण गुणांक का फॉर्मूला SD बराबर समांतर माध्य इंटू 100 होता है। तो दोस्तों समांतर माध्य नहीं दिया गया है पर पदों की संख्या और पदों का जो योग वो दिया गया है, तो उसके द्वारा हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस विचरण गुणांक का उसको निकाला जाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि 3, 4, h 8 का समांतर माध्य 6 हो तो h का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं h वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि जब ये तो छोटी सीरीज है दोस्तों, तो यहाँ 3 + 4 + h + 8 और कितनी संख्या दोस्तों यहाँ पर 4 वैल्यू है तो 4। तो ये समांतर माध्य निकल के आता है और समांतर माध्य क्या दिया है 6 के बराबर। तो दोस्तों इस 4 को यहाँ इधर लेके जाएंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम इनको ऐड करें तो h + 4 3 7 हो जाएंगे और 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे और ये बराबर है किसके 24 के। तो h वैल्यू यहाँ 24 है दोस्तों, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -15। तो जो 24 में से यदि आप 15 घटाते हो तो आंसर आता है 9। तो दोस्तों h की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 9। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो आज 15 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही यदि आप क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिससे सभी लाभान्वित हो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके आप बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।